हेलो एवरीवन। और आज हम लोग बात करेंगे केशवानंदा भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर की। आप लोगों ने बहुत बार जब भी कभी बुक पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा या स्टार्टिंग में कभी पॉलिटी एनसीईआरटी से पढ़ी होगी, तो बेसिक स्ट्रक्चर और केशवानंदा भारती केस हमेशा आपके सामने दिखाई देता होगा। बेसिकली इस केस ने ही पूरे इंडियन, अगर कहें पूरे इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक रिमार्केबल, एक माइलस्टोन दिया कि जो पार्लियामेंट की लिमिटेशन है वो सेट करी कि पार्लियामेंट किस लेवल पे जाके काम कर सकता है, और एक गाइडलाइन सेट करी कि जहाँ पे जुडिशरी और एक तरीके से कहें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जो सेपरेशन ऑफ पावर का बैलेंस है, वो बैलेंस यहाँ से दिखाई देता है। तो केशवानंदा भारती केस, आप जब भी फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे केशवानंदा भारती केस का ज़रूर जिक्र होता है। केशवानंदा भारती केस एक लौता ऐसा केस था जिसने कि पूरा इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके रख दिया। अब एक्चुअल में अगर देखें तो इन जनरल हम लोग इतना जानते हैं कि केशवानंदा भारती केस जो है उसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी, और जिसके तहत कि जो भी पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है वो चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। इन जर्नल अगर आप लोगों ने ओवरव्यू लिया है तो आप लोग सिर्फ इतना जानते होंगे कि 1973 के ड्यूरेशन में ये जब केशवानंदा भारती केस हुआ तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन क्रिएट करके दी गई, और वहाँ पे जुडिशरी ने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट किस पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को किस लिमिटेशन के साथ चेंज कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि केशवानंदा भारती केस आया क्यों। जब भी हम केशवानंदा भारती केस की शुरुआत देखते हैं तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं, बट सवाल ये है कि केशवानंदा भारती केस की शुरुआत हुई कहाँ से। क्या 1973 में, कि जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि एक वहाँ पे मठाधीश हुआ करते थे केरला में केशवानंदा भारती करके, उनकी जब प्रॉपर्टी गई उन्होंने केस किया और उसके बेसिस पे उसका लैंडमार्क जजमेंट आया। बट क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत अगर हम देखना चाहें तो हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में इसकी शुरुआत जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो नेहरू जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। यानी कि जो केशवानंदा भारती की और जो रिमार्केबल जजमेंट हैं वो एक्चुअल में एक पूरी जर्नी है। केशवानंदा भारती केस में कोई ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल गया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि उन्होंने एकदम से ये चीज़ दे दी। वो बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंसेस को उन्होंने स्टडी किया कि किस लेवल पे अगर हम पार्लियामेंट को पावर देते हैं तब क्या होता है, पार्लियामेंट को पावर नहीं देते हैं तब क्या होता है, फिर जाके उन्होंने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम केशवानंदा भारती की पूरी जर्नी देखेंगे, एक्चुअल में केशवानंदा भारती केस का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लिंक क्या है, इस चीज़ को हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, जैसे कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को एक लिमिटेड वे में पावर दी है, और इन पावर्स को चेक करने के लिए जुडिशरी बनाई हुई है। जुडिडिक्शन है उनकी अपनी लिमिटेशन, जुडिशरी उस पर कंट्रोल करके रखती है, और जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो पावर है वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं, यानी कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के बदल दें। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहे जाते हैं कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, कई बार आपने सुना होगा कि जो थोड़े से एक तरीके से राइट विंग पार्टी की तरफ अलाइन होते हैं, वो ये शब्द का यूज़ करते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इंडिया को हिंदू राष्ट्र क्रिएट कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीज़ लीगली पॉसिबल है? तो जवाब आता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है। अब सेक्युलरिज्म वैल्यू तो है तो पार्लियामेंट तो उसको चेंज भी कर सकती है। दूसरा सवाल इस पर यह आता है कि पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती ही है, लेकिन वही लिमिटेशन के पार्लियामेंट किस हिस्से को एक तरीके से चेंज कर सकती है नहीं कर सकती, वो चीज़ केशवानंदा भारती ने निकाल के दी कि उसके तहत सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती है और हम हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। ये चीज़ वहाँ पे क्लियरली मेंशन। अब
बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक और जो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं एग्जाम को लेके कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की शुरुआत 1973 में केशवानंद भारती के इसके तहत ही हुई थी। बट अगर कभी स्पेसिफिकली एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में अगर ये चीज़ पूछा गया कि जो आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में जस्टिस एम हिदायतुल्ला और जस्टिस जे.आर. माधुलकर ने सज्जन सिंह केस में दिया था। मतलब सज्जन सिंह एक केस हुआ था 1964 में, उस ड्यूरेशन में उन्होंने स्पेसिफिकली बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड का यूज़ किया था। और ये वर्ड कहाँ से जनरेट होता है? जर्मनी से। जर्मनी में बेसिक ये जो आइडिया, जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट में कहते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है वो बोरो किया है अमेरिका से, उसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का जो आइडिया है वो बोरो किया गया है जर्मनी से, और पहली बार सज्जन सिंह केस में यूज हुआ था। शब्द जो है, वर्ड जो है बेसिक स्ट्रक्चर, वो पहली बार सज्जन सिंह केस में यूज हुआ था। लेकिन जो डॉक्ट्राइन, वर्ड से लेके डॉक्ट्राइन तक की जर्नी है, डॉक्ट्राइन तुम्हारी 1973 में केशवानंद भारती केस में आई थी। अब शुरू कैसे हुआ, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? तो जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए थे तो हमारे यहाँ ज़मींदारी प्रथा थी। बहुत सारे जो ज़मींदार हुआ करते थे उनके पास बहुत ज़मीन थी, मतलब 100 एकड़ 1000 एकड़ इस तरह की ज़मीन हुआ करती थी। कि अंग्रेज़ों ने बहुत जो रैयतवारी, मालवारी, उस तरह के जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करके कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम को बना के रखा हुआ था। और जब अंग्रेज़ वहाँ से जाने लगे तो इन लोगों के पास ही ज़मीन थी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये लोग एक्सप्लॉयटेशन करते थे लोगों का। तो इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने जमींदारी जो प्रोग्राम था, मतलब एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, कि जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म करने का निर्णय लिया और उसने वहाँ पे बिल पास किया। पहला बिल पास हुआ बिहार में, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम से 1950 में। उस टाइम पे अगर आप लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे तो आर्टिकल 31 हुआ करता था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता था। अब जब जैसे ही ये बिल पास हुआ बिहार लैंड रिफॉर्म, तो जो लोग, जिन लोगों की ज़मीन जाने वाली थी, जो जमींदार लोग थे, वो हाई कोर्ट पहुंच गए। एक्चुअल में सरकार ने ये चीज़ क्यों की? क्योंकि डीपीएसपी में हम सरकार के ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी हैं, सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी हैं आर्टिकल 39B और 39C के तहत, उसके तहत ये चीज़ करी जा रही थी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ वहाँ पे, लोगों की जब प्रॉपर्टी लेना शुरू किया कि ये तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम चाहे जितनी रखें, ये हमारी मर्जी है। तो इस बिहाफ पे, फंडामेंटल राइट के बिहाफ पे, वहाँ का जो हाई कोर्ट था, बिहार का जो हाई कोर्ट था, उसने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अवैध घोषित कर दिया, और वहाँ पे वो खत्म हो गया। अब यही बात सेंटर तक पहुँची, जवाहरलाल नेहरू तक पहुँची। उन्होंने मामले को समझा और उन्होंने सोचा कि इतना आसान नहीं है इसको कर पाना। उन्होंने क्या किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, पहला संवैधानिक संशोधन किया गया वहाँ पे। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 31A और 31B और साथ में 9th शेड्यूल ये इंसर्ट किए गए। 31A और 31B के तहत जो 31 यहाँ पे जो मेंशन है, यहाँ पे इसके नीचे प्रोविज़न डाले गए कि किन स्थितियों में, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी के तहत आप ज़मीन आपकी है, नहीं ले सकते, लेकिन हमने नीचे कंडीशन लिख दी कि सरकार जो है किन परिस्थितियों में, इन विच कंडीशन गवर्नमेंट कैन टेक योर प्रॉपर्टी, ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और साथ में 9th शेड्यूल लेके आए। 9th शेड्यूल में ये चीज़ लिख दिया कि जो भी लॉ कहीं स्टेट गवर्नमेंट बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, अगर उसको 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। उन्होंने 9th शेड्यूल के तहत ये चीज़ इंसर्ट कर दी कि 9th शेड्यूल में जैसे ही आ जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब जब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर ही ख़त्म कर दी तुम्हारा चेक करने की, तो फिर उस पर सवाल खड़े, मतलब अगर वो वायलेट भी कर रहा है तो भी उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो 9th शेड्यूल में आ जाएगा। ये चीज़ करी गई वहाँ पे, यानी कि लॉ को छुपाने का तरीका, कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ये कह दिया कि भाई साहब इस लॉ पे आप जांच नहीं कर सकते,
अब जब जांच ही नहीं कर सकते तो वायलेशन अगर हो भी रहा होगा तो फिर कैसे पता लगेगा, क्योंकि जुडिशरी ही डिसाइड करती है, जुडिशरी के पास ये चीज़ की पावर ख़त्म कर दी। इस चीज़ को चैलेंज किया गया, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया 1951 में संकरी प्रसाद केस के तहत। संकरी प्रसाद केस हुआ फिर 1951 में और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बोला कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। यानी कि यहाँ पे पहला केस था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोल दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल वैलिड इवन इट एवरेज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। यानी कि अब ये स्थिति क्लियर हो गई कि पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट का सत्यानाश कर सकती है, वो जब चाहे उसको निकाल के फेंक सकती है। ये पहला यहाँ पे केस में डिसाइड हुआ कि उसका मन करेगा तो फंडामेंटल राइट हटा भी देगा, मन करेगा तो उसमें चेंजेस भी कर देगा मन करेगा तो उसमें कोई भी चीज़ ऐड भी कर देगा। पहला केस ये संकरी प्रसाद बना। संकरी प्रसाद के बाद अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जस्टिफाई कर दिया कि भैया ये तुम चाहे जो चाहे कर सकते हो। फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती थी जो तुम्हारा कहीं ना कहीं जमींदारी ख़त्म करने को, वो उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जो है 9th शेड्यूल में डालती जा रही थी। उसको जो मन करता था वो उठा के 9th शेड्यूल में डाल देते थे। तो इस चीज़ से परेशान होकर एक और केस हुआ जिसका नाम था सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस हुआ 1965 में वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था। इस केस के तहत वापस से 9th शेड्यूल की वैलिडिटी को लेके, मतलब 9th शेड्यूल वैलिड है या नहीं है, इस चीज़ को चैलेंज किया गया एक तरीके से। मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट करेगा, उन सब चीज़ों को 9th शेड्यूल में डाल के जो डाले जा रहे थे उस चीज़ को फिर से चैलेंज करा गया। सज्जन सिंह केस में संकरी वही चीज़ जो संकरी प्रसाद केस में बोला था वापस से रिपीट कर दी उन्होंने कि भैया पार्लियामेंट के पास तो पावर है इस चीज़ की, वो जो चाहे चेंज करे, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। पार्लियामेंट के पास इस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दी है। सज्जन सिंह मैटर वहाँ पे ठंडा पड़ गया। इससे कहीं ना कहीं और पावर बढ़ गई इन लोगों की। इसके बाद तो इन्होंने मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में भर भर के, मतलब उस टाइम का रिकॉर्ड है कि लगभग 44 से ज़्यादा लॉ बने जो कि तुम्हारे उसमें उठा के 9th शेड्यूल में डालते जा रहे थे। बहुत सारे लॉ बनाते जाए। अब उसके बाद हुआ गोलकनाथ केस। गोलकनाथ बेसिकली कौन थे कि ये एक्चुअल में जलंधर में गोलकनाथ थे जो तुम्हारे, वो जलंधर में क्या कहते हैं, दो भाई हुआ करते थे, हेनरी और विलियम्स। हेनरी और विलियम्स दो भाई हुआ करते थे। उनके पास लगभग 500 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, 500 एकड़ पंजाब में। उन्होंने केस किया था 1953 में। वहाँ पे मतलब 1953 में एक्चुअल में एक लॉ आया था, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट आया था और उसके तहत उनकी ज़मीन जा रही थी। उन्होंने अपने स्टेट हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील फाइल करी थी कि हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का वायलेशन हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी जा रही है। उन्होंने फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल यूज़ करते हुए 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 1965 के टाइम पे इसकी सुनवाई शुरू हुई। मतलब 65 में इसके ऊपर सुनवाई पहले से भी चल रही थी, 65 में इसके ऊपर जजमेंट एक तरीके से और डिस्कशन स्टार्ट हुआ। 65 में जब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ तो 1967 में इसके जजमेंट आया, मतलब 11th जज बेंच बैठी, क्योंकि ऑलरेडी केस हो चुके थे दो इसी तरह के सिमिलर केस था ये, संकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। लेकिन इस बार एक्चुअल में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया केस को, वो केस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। सवाल ये उठाया गया कि 9th शेड्यूल की वैलिडिटी को क्वेश्चन कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर कैसे ख़त्म हो सकती है 9th शेड्यूल में। साथ में आर्टिकल 19 F और G, ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 31, तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने एक साथ इम्पोज किया। अब बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि एक बार हम बड़ी बेंच बना के इसको रिजॉल्व कर देते हैं।
उन्होंने 11 जजेस की बेंच बनाई गोलकनाथ केस में, 11 जजेस की उन्होंने बेंच बनाई और जजमेंट आया 6:5 के रेशियो से ये चीज़ आई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट हैड नो पावर टू अमेंड पार्ट 3, यानी पार्ट 3 है तुम्हारा जो आर्टिकल 12 से लेके फंडामेंटल राइट जो है 35 तक, ठीक है, पार्ट 3 ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है कि फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन है मेनली वो पार्ट 3 में आता है। तो पार्लियामेंट ने वहाँ पे बोल दिया कि भाई पार्लियामेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट में चेंजेस करने की कोई पावर नहीं है ना ही वो इसको हटा सकते हैं, ना ही इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब पहले हमने सुना था सज्जन सिंह केस में और बाकी तुम्हारा जो केसेस हुए थे, सज्जन सिंह केस है, शंकरी प्रसाद केस है, उसमें सब में हम सुन चुके थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा था कि पार्लियामेंट जो चाहे चेंज करे। यहाँ पे तो रिवर्स कर दिया उन्होंने पूरा स्टेटमेंट, और साथ में ये बोला कि आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ प्रोसीजर लिखा है कि अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि पार्लियामेंट कितना अमेंड कर सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा ये चीज़ आर्टिकल 368 में लिखी है। तो आप इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते, आप कितना अमेंड कर सकते हैं वो उस आर्टिकल की ऊपर डिपेंड करेगा। अब पार्लियामेंट को एक तरीके से झटका लगा इस चीज़ पे कि पार्लियामेंट की बहुत सारी पावर चली गई। इंदिरा गांधी उस टाइम पे पीएम हुआ करती थी, उनको तो एकदम तगड़ा सा झटका लग गया इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी इसी वजह से इंदिरा गांधी ने फिर तुम्हारा 24th अमेंडमेंट किया 1971 में। 1971 में उन्होंने 24th अमेंडमेंट पास किया और उसके तहत उन्होंने कई सारे रिमार्केबल चेंज कर दिए, जैसे आर्टिकल 368 का यूज़ करके आर्टिकल 368 को ही चेंज कर दिया। यानी कि जहाँ पे वो लिखा था ना कि सिर्फ प्रोसेस के कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इन्होंने एक आर्टिकल 368 को यूज़ करके उसी के अंदर एक और आर्टिकल डाला जिसमें ये लिख दिया कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही तो स्थिति बताई थी, क्यों नहीं चेंज कर सकते फंडामेंटल राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है। सिंपली जो लॉजिक दिया था फंडामेंटल राइट को ना चेंज कर पाने का वो यही था सिंपली कि 368 में सिर्फ प्रोसेस लिखी है, उसमें पावर नहीं लिखी। यानी कि वहाँ पे ये नहीं लिखा कि आप कौन से पार्ट को चेंज कर सकते हो, कौन से पार्ट को नहीं चेंज कर सकते हो, ये चीज़ नहीं थी पहले। तो इंदिरा गांधी जो थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, अब मान लो प्रोसेस ही लिखी है तो प्रोसेस के तहत हम एक और नीचे आर्टिकल 368 में उन्होंने एक और आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, तो वहाँ पे लिख दिया कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए देखो अब तुम जिस चीज़ पे बेस कह रहे थे वो चीज़ हमने बदल दी थी। ये चीज़ हुई वहाँ पे। अब इसके बाद जब स्थिति वैसी होने लगी, कॉम्प्लेक्स होने लगी कि जुडिशरी और इनके बीच में टसल होना शुरू हो गया। जब टसल होना शुरू हुआ तो फिर इसके बाद मतलब केरला में इंसिडेंट हुआ कि अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, वापस से वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई। केरला स्टेट गवर्नमेंट बिल लेके आई और वहाँ का जो मठ था जिसके मठाधीश केशवानंद भारती थे, वहाँ की प्रॉपर्टी केरला गवर्नमेंट ने उठानी शुरू कर दी, मतलब एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उठा के सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील फाइल कर दी कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, फंडामेंटल राइट है हमारे, तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी का ये एक तरीके से वो जा रहा है। आप इसमें देखिए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसका फिर से संज्ञान लेना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेना शुरू किया, तब केशवानंदा भारती केस पे डिसीजन स्टार्ट हुआ। अब गोलकनाथ केस के ऊपर जजमेंट को चेंज करने के लिए, मतलब पहले 11 थे, तो अगर इनके हमें जजमेंट को चेंज करना है तो हमें इससे बड़ी बेंच की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने 13 जजेस की बेंच को बनाया और 24 अप्रैल 1973 को 7:6 से एक वहाँ पे डिसीजन लिया गया
डिसीजन क्या लिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, जो कि प्रियम्बल में भी मेंशन है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकती है। यानी कि गोलकनाथ केस में जो चीज़ बोली गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं छू सकते, वो सैंक्रोसैंक्ट हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, वो चीज़ इन्होंने पहली चीज़ बदली। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को बदल सकता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कंडीशन लगाई। उन्होंने कंडीशन क्या लगाई कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को लेके वहाँ पे अच्छी खासी डिबेट हुई थी। आप इस एक डिबेट की एक लाइन से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशन क्या थी। डिबेट ये हुई कि एक वकील थे, उन्होंने वहाँ पे सवाल रखा कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो दूसरे ने वहाँ पे काउंटर किया कि क्या पार्लियामेंट देश को दो हिस्सों में तोड़ सकता है? क्या ये उनके पास इतनी पावर है कि पार्लियामेंट देश को दो हिस्सों में तोड़ सकता है? तो जवाब है नहीं। तो इसी तरीके से वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी बन के आई कि बेसिकली पार्लियामेंट की भी अपनी लिमिटेशन है। वहाँ पे कौन बोला गया कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, जो भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा वो चीज़ पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के वो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है। यानी कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसमें नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के लिए रिमार्क दिया था, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे सिकरी करके एक जज हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने इस तरह का चीज़ें बोली थी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। पार्लियामेंट अगर चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे, बट वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम नहीं रहेगा तो फिर इज्जत किस चीज़ की होगी? तो ये चीज़ नहीं हो सकती, यानी ये लिमिटेशन फिक्स हो गई। दूसरा उन्होंने बोला कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि जो अपने प्रियम्बल में वहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक लिखा हुआ है, यानी कि अपने आप पे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, मतलब कोई डेमोक्रेसी चेंज करके यहाँ पे मोनार्की नहीं ला सकता, किसी भी स्थिति में मोनार्की नहीं आ सकती या कोई और पॉलिटिकल सिस्टम जनरेट नहीं हो सकता। ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। एक और जज थे, उन्होंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी करके वहाँ पे एक जज हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि ठीक है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी तो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि अगर आप चाहो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया के अंदर आ जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी कि डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी के जो दो पार्ट हैं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, तो उसमें भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट के जो 3 ऑर्गन हैं, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरीके से इंडिविजुअल के फ्रीडम, ठीक है, वेलफेयर स्टेट, तो डिफरेंट चीज़ें, मतलब उस टाइम पे कुछ चीज़ें उभर के आई। फिर उसके बाद आके चल के केशवानंदा भारती केस अकेला नहीं रुका। केशवानंदा भारती केस के बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 में हुआ। दोबारा से इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, और उस जगह पे डेमोक्रेसी इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ वहाँ पे बोली गई। और साथ में बोला गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब भी आप देखते हो कि कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन की बात होती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है एक तरीके से। और साथ में जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो 9th शेड्यूल के तहत जुडिशियल रिव्यू की पावर जो छीन ली गई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो चीज़ वापस से रिस्टोर हुई। बोला कि 9th जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट के पास, ये चीज़ उन्होंने जस्टिफाई किया। और इसके बाद फिर मिनर्वा मिल केस हुआ। मिनर्वा मिल केस में फाइनली जाके ये चीज़ बैलेंस हुई कि एक्चुअल में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट
दोनों बेसिकली बैलेंस बनाने के लिए हैं। तो इस तरीके से ये पूरी इंटायर क्रोनोलॉजी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। अगर इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाइड तरीके से और डिटेल में समझना चाहते हैं, एक एक चीज़ के पहलुओं को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो फिर आप अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन करिए। वहाँ पे ऑलरेडी पॉलिटी का कोर्स वहाँ पे कंटिन्यू है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हम इस तरीके से और एक डिटेल्ड मैनर में, जो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हम वहाँ पे डीप स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।